आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। पंचायती राज की पिछली 2 कक्षाओं में हमने पंचायती राज की शुरुआती बातों को पढ़ा था। 1950 में संविधान लागू हुआ, उससे पहले भी पंचायती राज की कुछ चीज़ें, कुछ बातें जो उससे पहले भारत में कहाँ से लॉर्ड रिपन के काल में किस तरीके से शुरुआत पंचायती राज की होती है, भारत का संविधान लागू होता है, उस संविधान में किस तरीके से कौन से प्रावधान जोड़े जाते हैं, क्या क्या प्रावधान किए जाते हैं पंचायती राज के संबंध में, जैसे आर्टिकल 40 है वो हमने पढ़ा। 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम से शुरू होकर किस तरीके से 1957 की बलवंत राय मेहता समिति, 1959 में पंचायती राज का उद्घाटन, उसके बाद में विभिन्न प्रकार की समितियां और उन समितियों के बाद किस तरीके से 73वां संविधान संशोधन, उससे पहले भी एक कोशिश जो 2 बार की गई थी संविधान में शामिल करने की पंचायती राज के इस प्रावधान को, और फिर बाद में किस तरीके से 73वां संविधान संशोधन पारित होता है, संविधान में किस तरीके से एक पूरा का पूरा भाग 9 जुड़ता है, आर्टिकल 243 से 243 अन्य तक 16 आर्टिकल जुड़ते हैं, 11वीं अनुसूची जुड़ती है, उसमें 29 विषय जोड़े जाते हैं। वो पूरा का पूरा एक घटनाक्रम, पूरा का पूरा एक विकास चरण, वो हमने क्रमबद्ध तरीके से पिछली 2 कक्षाओं में पढ़ा। मैं समझता हूँ कि उस विकास की उस प्रक्रिया को, उस पूरे के पूरे चरण को आपने अच्छे से समझा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके उस चरण में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, किसी प्रकार से कोई बात समझ ना आई है, तो आप निश्चिंत होकर आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के उसके संबंध में पूछ सकते हैं। आपकी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। देखिए, हम कल से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा वापस चर्चा कर लेता हूं कल की क्लास के बारे में 2-3 मिनट में। हमने कल कुछ समितियों के बारे में पढ़ा, किस तरीके से 1964 में शादी के लिए समिति आती है, 1977 में अशोक मेहता समिति आती है जिसने 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की, 1985 में जीवी के राव समिति आती है जिसने 4 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति आती है, फिर पीके थुंगन समिति 1988-89 में। उसके बाद में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है जो कि लोकसभा से पारित हो जाता है लेकिन राज्यसभा से पारित नहीं हो पाता। फिर 74वां संविधान संशोधन विधेयक 1990 में लाया जाता है, लेकिन 1991 में लोकसभा के भंग हो जाने के कारण ये विधेयक समाप्त हो जाता है। उसके बाद में 1992 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने 73वां संविधान संशोधन पारित किया। ये विधेयक 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है, नोटिफिकेशन जारी किया जाता है इस संबंध में, और यही वजह है कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन देखिए, खास बात एक आप ये सुनिए कि संविधान संशोधन करने की पावर संसद को है, यहाँ तक तो ठीक है, और संसद ने संविधान संशोधन कर भी दिया, संविधान में भाग 9 जोड़ भी दिया, उसके तहत 16 आर्टिकल शामिल भी कर लिए, 11वीं अनुसूची भी जोड़ ली, उसमें पंचायतों को 29 विषय भी दे दिए, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन चूंकि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है और राज्य सूची का जो भी विषय होता है उस पर विधि बनाने की शक्ति वो संसद को प्राप्त नहीं होती है बल्कि राज्य विधानमंडलों को प्राप्त होती है। और चूंकि ये पावर राज्य विधानमंडलों का है कि उस संबंध में संविधान में जो भी लिखा है उस संबंध में कोई भी कानून बनाना है तो कानून राज्य विधानमंडल बनाएगा। तो पंचायत राज चूंकि राज्य सूची का विषय है तो इस पर भी विधि बनाने की पावर वो राज्य विधानमंडलों को प्राप्त थी। तो 24 अप्रैल 1993 को ये लागू तो हो गया, लेकिन इस संबंध में एक पूरा एक्ट वो बनाने की जिम्मेदारी राज्य विधानमंडलों की थी। तो ये उन्हें 1 वर्ष की अवधि, एक समय दिया गया कि 1 वर्ष की अवधि के भीतर वो सभी राज्य अपने अपने राज्यों में अपने अपने राज्य विधानमंडलों से पंचायती राज की दिशा में एक्ट पारित करा के और इन प्रावधानों को संविधान के भाग 9 को लागू करेंगे, प्रभावी करेंगे। और राजस्थान विधानमंडल ने 23 अप्रैल 1994 को, मतलब कि आखिरी दिन, इसे लागू किया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 23 अप्रैल 1994 को लागू होता है। ये बात हमने कल कर ली थी। अब देखिए, हम इसके संवैधानिक प्रावधानों पे चलते हैं, किस तरीके से पंचायती राज के कौन कौन से प्रावधान कैसे कैसे क्या क्या हैं, क्या क्या वर्णन किया गया है कौन कौन से आर्टिकल्स में। देखिए, 16 आर्टिकल्स टोटल हैं, कुल 16 आर्टिकल्स हैं, और आपके
मन में एक भय जो है वो ये है कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो 243 से शुरू होते हैं और 243 अण तक जाते हैं। अगर इसको इंग्लिश में कहें, इंग्लिश में लिखें तो 243 अण को आप ओ लिख सकते हो, 243 से लेकर 243 ओ तक। ठीक है। आप लोगों के मन में जो एक शंका है वो ये है कि आर्टिकल 243 कै, या जिसको ए कहें हम, 243 खै, ये 243 गै, ये ऐसे चलते चलते 243 अण तक आएंगे। ये आर्टिकल्स याद कैसे हो पाएंगे? जो जनरल एक गिनती थी 80, 81, 82 जो भी आर्टिकल्स थे, उन आर्टिकल्स को याद करना तो थोड़ा सा आसान था, लेकिन 243 कै, 243 खै, 243 गै, ये जो एक बहुत अलग तरीके की सीरीज आ गई, इस सीरीज में आर्टिकल्स को याद करना वो थोड़ा सा टेढ़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये आर्टिकल्स इस क्लास के समाप्त होने से पहले पहले आप सभी को बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। इस बारे में आपको बहुत ज़्यादा कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, हम पहले आर्टिकल्स लिख लेते हैं, आर्टिकल्स याद करते हैं, और आर्टिकल्स सारे याद करके उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए, आर्टिकल कैसे याद करेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो जो तरीका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक जो हम आर्टिकल्स याद कर रहे थे, जैसे मान लीजिए मैंने राष्ट्रपति आपको पढ़ाया, राष्ट्रपति में हमने आर्टिकल्स 52 से शुरू किया था, 52, 53, 54, 55, 56, इस तरीके से मैंने लिखाए थे और इस तरीके से ही आपने याद किए थे। जब भी देखें, हम किसी भी बात को पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ को ऐसे देखते हैं, तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर उसकी बनती है। हम सभी के दिमाग में जो क्रम संख्या जो है 1 से लेकर 100 तक की गिनती है, इसकी एक तस्वीर जो है वो ये है कि वो 1, 2, 3, 4 या 10 तक ऐसे चलती है और 11 आते ही दिमाग में तस्वीर ऊपर वापस चली जाती है। जो इमेज दिमाग में है, 20 यहाँ पे है दिमाग में, 21 यहाँ पे है, 30 यहाँ पे है, ये 25 यहाँ पे है, ये 31 यहाँ पे है, 40 यहाँ पे है, इसी तरीके से 91 यहाँ पे है, 100 यहाँ पे है। दिमाग में एक इमेज होती है, उस इमेज के सहारे हम किसी भी बात को उसके साथ जोड़कर लंबे समय तक याद रख पाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए, जब भी जम्मू कश्मीर का नाम लिया जाता है तो आपके दिमाग में जो एक तस्वीर बनती है वो सीधे सीधे यहाँ की बनती है। यहाँ भारत का नक्शा नहीं है, लेकिन भारत का नक्शा है तो वो ऊपर ऊपर बनते। केरल का नाम लेते हैं, आपके दिमाग में यहाँ की तस्वीर आएगी। राजस्थान का नाम लेते हैं, यहाँ आएगी। मणिपुर का नाम लेते हैं, आपके वहाँ जाएगी। तो एक जो मोटी मोटी इमेज बनती है वो कहाँ पे क्या फिट है, हमारे दिमाग में पूरा का पूरा एक सेट है, और वो जो सेट दिमाग में पहले से छपा हुआ है उसी के अनुकूल जब हम किसी चीज़ को साथ में लेकर पढ़ते हैं तो उसे याद करना लंबे समय तक के लिए आसान रहता है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम उसको याद कर पाते हैं। अब देखिए, यहाँ तक ये जो संख्या इस तरीके से है वो तो ऐसे चलती है, लेकिन जो हम बात करें कै, खै, गै, घै, ये कै, खै, गै, घै, कै से लेकर गे तक का जो ये सीरीज है वो हमने कैसे पढ़ी है, और चूंकि वो हमने बाएं से दाएं की तरफ पढ़ी है, कै, खै, गै, घै, अड़े, और फिर च वापस यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, फिर ट यहाँ पे, फिर अण यहाँ पे, हमने ऐसे ही तो पढ़ा है। तो हमें इसमें हम इस सीरीज में चलते हैं। ऐसा नहीं कि कै यहाँ पे, फिर खै यहाँ पे, फिर गे, ऐसी हमारे दिमाग में तस्वीर नहीं बनेगी इसकी। तो वो जो मैं मोटे मोटे तौर पे आपसे ये सारी चर्चा करना चाह रहा हूँ, उसका मूल मकसद ये है कि ये आर्टिकल्स आपको कैसे याद करने हैं। देखिए, कैसे याद करने हैं, पहले मैं आर्टिकल्स लिख देता हूँ। देखिए, अनुच्छेद 243, एक आर्टिकल तो ये है, ठीक है। इसके आगे का आर्टिकल 243 कै आएगा, तो हम इस 243 कै को यहां लिखते हैं। अनुच्छेद 243 कै। कै कहाँ आएगा? कै यहां याद नहीं करना है, क्योंकि हमारे दिमाग में जब पहले से ही कै की स्थिति यहाँ पे है और यहीं पे जब हम उसको याद करेंगे तो वो लंबे समय तक याद रहेगा। उसके साथ जो बात मैं लिखूंगा वो भी आपको वहीं की वहीं याद रहेगी। फिर ये 243 कै, तो केवल कै भी लिख सकता हूं मैं, आर्टिकल 243 कै भी लिख सकता हूं, चाहे 243 कै लिख लीजिए,
243 गए लिख लीजिए, 243 घय लिख लीजिए, और 243 और थोड़ा सा ये 243 खय, ये 243 गय, ये 243 घय, और ये 243 अड़े। आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं, केवल खै गै घै अड़े ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से मैं पूरा नहीं लिख के ऐसे लिख देता हूं। अब आगे यहाँ पे 243 को आप कॉमन मान लीजिए। ये 243 6, ये 243 जय, ये 243 जय, और ये 243 ये। इसी तरीके से और आगे बढ़िए। 243 आपको एक बार लिखना नहीं है, ट 243 ठ 243 ड, ये 243 ढ, और 243 ये आर्टिकल्स हैं 16, 5, 5, 5, 15 और 21, 16 आर्टिकल्स हैं। अब इन आर्टिकल्स में क्या क्या लिखा गया वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए आर्टिकल 243 में लिखी गई है परिभाषा। इसमें जो है परिभाषा दी गई है कि भाग 9 में कुछ शब्द ऐसे आएंगे, कई ऐसे शब्द हैं, उन शब्दों का अर्थ क्या होगा उनकी परिभाषा इसमें दी गई। जैसे ग्राम शब्द है तो ग्राम का अर्थ क्या है उसमें लिखा गया। जैसे जनसंख्या शब्द है तो जनसंख्या का अर्थ क्या समझा जाए, कौन सी जनसंख्या समझा जाए, वो उसमें अर्थ लिखा गया। पंचायत है तो पंचायत का अर्थ क्या होगा वो लिखा गया। पंचायत समिति है तो पंचायत समिति का अर्थ क्या होगा वो लिखा गया। जिला परिषद का क्या अर्थ है वो लिखा गया। जैसे खंड स्तर है वो खंड स्तर क्या है वो लिखा गया। जिले का अर्थ क्या है वो जिला लिखा गया, जिले का अर्थ ये है। तो कई शब्दावलियाँ हैं, उनका अर्थ क्या होगा वो इस आर्टिकल 243 में लिखा गया कि भाग 9 के लिए वो उस शब्द का अर्थ क्या होगा वो सारा इसमें लिख दिया गया। 243 क में क्या लिखा गया, इसमें जिक्र है किसका, ग्राम सभा का। आपको केवल एक बार कुछ लिखना नहीं है, केवल समझिए, केवल पढ़ें, लिख हम लेंगे बाद में आराम से। 243 ख इसमें क्या है, तो इसमें है पंचायतों के 3 स्तर, ग्राम स्तर, खंड स्तर, जिला स्तर, 3 स्तर दिए गए। 243 ग में दी गई पंचायतों की संरचना या इसका गठन, किस तरीके से इसकी संरचना क्या होगी। 243 घ में दिया गया आरक्षण। 243 अड़ में दिया गया कार्यकाल, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल क्या होगा वो दिया गया। अब आपके ये शब्द है वो क ख ग घ ड़ 5 हैं, आप जानते हैं, वो आपके ये शब्द इन्हीं के साथ सेट हो जाएंगे आराम से। देखिए कैसे होंगे, अपने आप स्वतः हो जाएंगे। च में दी गई सदस्यों की योग्यताएं कि वो चुनाव लड़ने के लिए सदस्यों की योग्यताएं क्या होगी। 243 6 में दी गई पंचायतों की शक्तियां, पंचायतों के पास क्या क्या पावर्स होंगे वो उनकी शक्तियां दी गई। जय में दी गई करारोपण, कर लगाने की और उसे एकत्र करने की शक्ति, मतलब वित्तीय शक्ति कह सकते हैं आप। वित्तीय शक्तियां कह सकते हैं या करारोपण, एक ही बात है। इसके साथ इसको करारोपण के रूप में भी याद कर सकते हैं। बाई चांस ऐसे पूछ लीजिए करारोपण कौन से आर्टिकल में है, तो वित्तीय शक्ति या करारोपण एक ही बात है, ठीक है। झ में है राज्य वित्त आयोग, वित्तीय शक्तियों के बाद वित्त आयोग है, क्रम आराम से याद रह जाएगा। वित्तीय शक्ति पहले सामान्य शक्तियां, फिर वित्तीय शक्तियां, फिर राज्य वित्त आयोग। यह में है लेखा संपरीक्षा। लेखा संपरीक्षा का सीधा सीधा अर्थ क्या होता है, अकाउंट्स की ऑडिट करना। अकाउंट्स की ऑडिट मतलब जो भी अकाउंट्स है, तो वित्तीय शक्तियां, राज्य वित्त आयोग, फिर उनका ऑडिट,
तो सारा उससे रिलेटेड मामला है, आराम से इसी क्रम में आपके याद रह जाएगा ये। फिर 243 ट में है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। फिर 243 ठ में है संघ राज्य क्षेत्रों में इसका लागू होना। किसका लागू होना? इन प्रावधानों का, इस भाग का, पंचायती राज के प्रावधान है, इनका लागू होना। ये हम पढ़ेंगे क्या लिखा गया है, वो आगे जब इस आर्टिकल को पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे इसको। फिर ड में क्या लिखा हुआ है? कुछ क्षेत्रों में इसका लागू ना होना। कुछ क्षेत्रों में इसका लागू न होना। कौन कौन से क्षेत्रों में लागू नहीं होता है ये प्रावधान, वो भी इसमें लिखा है, वो हम आगे पढ़ेंगे आगे। फिर 243 ढ, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें है पूर्व में प्रचलित विधियां, जो 24 अप्रैल 1993 से पहले की जो विधियां पंचायती राज से रिलेटेड संविधान में इस भाग 9 के लागू होने से पहले की जो विधियां थी, जो कानून प्रचलन में थे, उन कानूनों का और उन संस्थाओं का बने रहना। पूर्व प्रचलित विधियों तथा संस्थाओं का बने रहना। और दोस्तों ये कहता है न्यायालय के हस्तक्षेप का निषेध। न्यायालय के हस्तक्षेप का निषेध, कि पंचायती राज के चुनाव संबंधी जितने भी मामले होंगे उन्हें न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। वो हम सारी बात पढ़ लेंगे आगे। ये 16 आर्टिकल्स हैं, आपको इस तरीके से याद करना है। अब आप जब लिखें, देखें कैसे लिखना है आपको। जब ऊपर ऊपर लिखें आर्टिकल 243, तो इसके नीचे यहाँ पे परिभाषा, ये परिभाषा यहाँ पे लिखना आप, ठीक है। और ये लिखने के बाद, इस परिभाषा के बाद में एक लाइन छोड़ के उसके बाद में ये लिख के उसके नीचे ये लिखना, उसके बाद में फिर ये एक लाइन छोड़नी है, मतलब ये इतना है। इसके बाद एक या दो लाइन छोड़नी है, फिर ये लिखना है, फिर एक या दो लाइन छोड़नी है, फिर ये लिखना है। तो ये इनके बीच में गैप आना चाहिए ताकि ये अलग अलग आपको दिखे, आराम से याद रह जाए। इसके साथ निचली लाइन में ये लिखना है, इसके साथ निचली लाइन में ये लिखना है, तो आपको आराम से याद रह जाएगा। ये अलग दिखना चाहिए एकदम। तो फिलहाल आप इसको लिख लीजिए, हम फिर उसको याद करते हैं। वीडियो पॉज करके इसको लिखिए आप। लिखें इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखें, ये तो आप लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, और इसे लिख लीजिए। मैं एक तरफ हो जाता हूँ, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब देखें आप आगे कि ये आपको याद कैसे रहे, याद कैसे रखना है, याद कैसे करना है। पहले यहाँ पे 243 में परिभाषा है, शब्दों का अर्थ है। 243 क में ग्राम सभा है, ख में 3 स्तर है, ग में 30 नंबर पे ग में संरचना है, घ में आरक्षण है, और अड़ में कार्यकाल है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, आप जानते हैं, तो 5 नंबर पे है। अड़ 5 नंबर पे आता है ना, तो इसमें कार्यकाल है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, याद रख लीजिए। च में फिर नीचे आएंगे तो योग्यताएं हैं, फिर 6 में आएंगे तो सामान्य शक्तियां हैं, फिर ज में वित्तीय शक्ति, पहले सामान्य शक्तियां फिर वित्तीय शक्तियां, और उसके बाद में आप जानते हैं राज्य वित्त आयोग है ज में, और उसके आगे फिर लेखा संप्रेक्षा ऑडिट है। फिर निचले पंक्ति में लास्ट में आएंगे ट में, तो आप जानते हैं ट में राज्य चुनाव आयोग वो है। फिर ठ में संघ राज्य क्षेत्र, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, जो यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें इन प्रावधानों का बने रहना, उनका लागू होना। फिर बाद में ड में कुछ क्षेत्रों में इसका लागू ना होना, पहले तो लागू होना, फिर है कुछ क्षेत्रों में इसका लागू ना होना। फिर ढ में है
वह पूर्व में प्रचलित विधियों का और संस्थाओं का बने रहना, और लास्ट में है अ में न्यायालय के हस्तक्षेप का निषेध। इसको इस तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है, याद कीजिए इसको। ये देखें एक बार, बगैर इसको देखें हम कोशिश करते हैं। अब देखें आप, यहाँ पे हमने लिखा 243, यहाँ पे हमने लिखा 243 क, यहाँ पे लिखा हमने 243 ख, यहाँ लिखा हमने 243 ग, यहाँ पे लिखा घ, और यहाँ पे लिखा अड़। तो बताएं आप अभी 243 में क्या है, साथ साथ बोलेंगे तो आपको याद रह पाएगा। ये इसमें है परिभाषा, क में है ग्राम सभा। देखें जितने ज़्यादा आप अगर याद इसको बता पा रहे हैं, इसका मतलब आपको वो सभी चीज़ें याद हैं। यहाँ पे परिभाषा, यहाँ पे ग्राम सभा, यहाँ पे फिर 3 स्तर, पहले 3 स्तर तो बताएंगे ना कौन कौन से स्तर होंगे। फिर यहाँ पे ग में इसका गठन या संरचना, फिर गठन का मतलब इसमें, संरचना का मतलब कि इसमें सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, किस तरीके से चुनाव किए जाएंगे, वो इसमें है। फिर घ में आरक्षण, ठीक है, आरक्षण में 4 अक्षर होते हैं, चौथे नंबर पे 1 2 3 चौथे नंबर पे आरक्षण है घ में। अड़े आप जानते हैं क्या है, कार्यकाल। फिर बाद में अड़े के बाद में च में क्या है, योग्यताएं। छ में क्या है, सामान्य शक्तियां। ज में क्या है, सामान्य शक्तियों के बाद में वित्तीय शक्तियां, करारोपण। फिर झ में क्या है, वित्तीय शक्तियां, वित्त के बाद में वो दूसरा मामला भी वित्त का है तो राज्य वित्त आयोग। फिर बाद में ये में क्या है, लेखा संपरीक्षा। फिर बाद में ट में राज्य चुनाव आयोग। फिर ठ में संघ राज्य क्षेत्र में इसका बने रहना। फिर ड में कुछ क्षेत्रों में इसका लागू ना होना। और फिर बाद में ढ में पूर्व प्रचलित विधियों का बने रहना। और फिर बाद में अण में न्यायालय के हस्तक्षेप का निषेध। तो देखें इसमें क्या है बताइए, सामान्य शक्तियाँ, इसमें वित्तीय शक्तियाँ, इसमें राज्य वित्त आयोग। इसमें क्या है, ग तो गठन याद रख लीजिए, ग से गठन याद रख लीजिए, संरचना याद रख लीजिए। फिर इसमें क्या है, तो 5 नंबर पे है कार्यकाल, याद रख लीजिए, ये कार्यकाल है। फिर बाद में इसमें क्या है, पहले नंबर पे है, इस परिभाषा के बाद में ये जो आर्टिकल है इसमें ग्राम सभा आप जानते हैं। इसमें क्या है, ट में तो चुनाव है, ठीक है। इस तरीके से आप इन आर्टिकल्स को याद कर लीजिए, फिर आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक बार देखें, बगैर देखें, अपने रजिस्टर में बगैर देखें, बोर्ड की तरफ सामने देखते हुए इनमें एक बार इन्हें भरने की कोशिश करें आप। और ये क्लास जब पूरी हो जाए तो क्लास पूरी होने के बाद अपने रफ रजिस्टर में लास्ट का पन्ना निकाल के और उस लास्ट के पन्ने में ये आर्टिकल्स इस तरीके से लिख के, उस क के नीचे उसमें क्या है वो लिखें, ख के नीचे वो लिखें उसमें क्या है। ये जब भरेंगे मैं समझता हूँ आप पूरे के पूरे 16 आर्टिकल्स में सब कुछ लिख देंगे। लेकिन फिर भी यदि बीच में कहीं अटकते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वो आर्टिकल आपको वहीं पे छप जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप उसको लिखें, ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ कहीं भी अटकें तो अटकेंगे आप या 2 या 3 जगह अटकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं अटकेंगे। तो वो 2 या 3 जगह वो चीज़, इसका मतलब आपको कम याद है तो उनको ज़्यादा याद कर लीजिए, फिर आप नहीं अटकेंगे। उसको भी आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ अटक रहे हैं, ठीक है। चलिए ये तो हुए आर्टिकल्स। आगे देखें, हम सबसे पहले ग्राम सभा की ही बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 243 के इसमें ग्राम सभा का जिक्र किया गया और कहा गया कि ग्राम सभा असल में क्या होगी, कि ग्राम सभा की परिभाषा तो आर्टिकल 243 में दे दी गई कि ग्राम सभा क्या होगी, वो 243 में कह दिया गया। ग्राम सभा के लिए आर्टिकल 243 क्या कहता है कि राज्य विधानमंडल विधि बनाकर ग्राम सभा को जो वो समझेगा, जो वो उचित समझेगा, वो पावर दे सकता है कि ग्राम सभा के काम क्या क्या होंगे, क्या क्या उसकी शक्तियाँ होंगी, और राज्य विधानमंडल विधि बनाकर ग्राम सभा को सौंप सकता है। ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा, मतलब 2 बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ग्राम सभा में कितने कौन कौन शामिल होंगे वो थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, हम बैठक की बात तो बाद में कर लेते हैं। इसमें शामिल कौन कौन होंगे, तो उस ग्राम पंचायत
उस ग्राम पंचायत जो जितनी भी है, चाहे उसमें 1 गांव है, चाहे 2 गांव है, चाहे 3 गांव, वो जो एक ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत के समस्त कौन होंगे? निवासी या मतदाता। देखना, ध्यान रखें आप, निवासी का मतलब अलग होता है, मतदाता का मतलब अलग होता है। तो निवासी याद मत रखना आप, समस्त मतदाता या पंजीकृत मतदाता, पंजीकृत मतदाता। मतलब ये कि वोटर्स जो होंगे वही ग्राम सभा के सदस्य होंगे। सभी निवासी अगर हम लिख लेते हैं, निवासी का मतलब तो 18 साल से कम आयु के लोग हैं, वो भी आ गए, लेकिन ग्राम सभा में 18 साल से कम आयु के लोग शामिल नहीं होते। इसमें केवल वोटर्स शामिल होते हैं, उस ग्राम पंचायत के समस्त वोटर्स वो इसमें शामिल है। ठीक है, एक तो ये बात ध्यान रखें। दूसरी बात ध्यान रखें कि इसकी जो बैठकें होती हैं, वो जो बैठक होगी वो उन 2 बैठकों के बीच, इन 2 जो बैठक होगी, पहली और ये दूसरी, इन 2 बैठकों के बीच ये 6 माह, अधिकतम अंतराल 6 माह हो सकता है। इससे ज़्यादा का अंतराल वो नहीं हो सकता। ये ध्यान रखनी है एक बात। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ राजस्थान विधानसभा ने कानून बनाकर और हमारे यहाँ बैठकें फिक्स कर दी ग्राम सभा की, और वर्ष में 4 बैठकों का प्रावधान कर दिया। ये कहा कि 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा, कम का तो हो सकता है। तो 4 बैठकें हमारे यहाँ कर दी। जो पहली बैठक होगी वो 26 जनवरी, दूसरी बैठक होगी वो होगी 1 मई, तीसरी बैठक होगी 15 अगस्त, और चौथी बैठक होगी वो होगी 2 अक्टूबर। आपको वैसे भी याद रह जाएंगे, ये गणतंत्र दिवस है, ये मजदूर दिवस है, ये स्वतंत्रता दिवस है, और ये गांधी जयंती अहिंसा दिवस है। तो ये आपको चारों तारीख याद रखनी है ग्राम सभा की बैठकों की। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो अध्यक्षता के लिए कहा गया, इसकी अध्यक्षता ग्राम पंचायत का अध्यक्ष करेगा, और ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच होता है। इसकी अध्यक्षता सरपंच करेगा। अच्छा, इस सरपंच कर लेगा इसकी अध्यक्षता, लेकिन यदि कभी सरपंच नहीं आया, बैठक में उपस्थित ही नहीं है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता उप सरपंच करेगा। ये करेगा। और मान लीजिए ये भी नहीं है, ये नहीं है तो ये करेगा, और ये भी नहीं है तो फिर कौन करेगा? तो जो ध्यान रखें, उस ग्राम सभा द्वारा जो भी उस ग्राम सभा की अध्यक्षता करने के लिए जो निर्वाचित व्यक्ति होगा, वो ग्राम सभा तय करेगी फिर कि कौन इसकी अध्यक्षता करेगा। तो ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित कोई भी जो व्यक्ति होगा वो इसकी अध्यक्षता करेगा। इस ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति उस बैठक के लिए अध्यक्ष का निर्वाचन ग्राम सभा करेगी, और वो उस बैठक की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, इस तरीके से ग्राम सभा है। ग्राम सभा क्या काम करती है? ग्राम सभा में चूंकि गांव के सभी के सभी लोग हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, इसकी जो बैठक होगी इसकी गणपूर्ति कितनी होगी, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें आप। और इसकी गणपूर्ति होगी 1/10 सदस्य। जितने सदस्य टोटल हैं, जितने वोटर्स टोटल है ग्राम पंचायत के, उसके 1/10 सदस्य, 10वें भाग के बराबर के सदस्य जब शामिल होंगे तभी उस बैठक की शुरुआत होगी। ये उसकी गणपूर्ति होगी। इस ग्राम सभा के काम क्या क्या है? क्योंकि ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के सभी मतदाता शामिल हैं, तो एक तरीके से गांव के सभी लोग जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं वो इसमें शामिल हैं। तो चूंकि इसका आकार बड़ा हो गया और सभी गांव वालों की इसमें भागीदारी चूंकि है, तो एक तरीके से मोटे मोटे तौर पे आप ये मानिए कि ये एक तरीके से स्थानीय स्तर के संसद के रूप में काम करती है। स्थानीय स्तर की एक संसद हो गई, एक सभी लोगों की आपस में वार्तालाप, सभी लोगों की आपस में किसी काम के लिए किस तरीके से कैसे क्या करना है, पूरी योजना निर्माण करने का काम करती है ग्राम सभा। कि ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं का निर्माण करती है, और उन विकास योजनाओं जो पहले पिछली बैठक में विकास योजनाएं बनाई गई थी, उनका आगे क्या क्या उसका काम हुआ है उसका भी एक तरीके से मूल्यांकन करती है कि क्या क्या काम हुआ है, आगामी बैठक तक हमें क्या क्या काम करने हैं,
उन समस्त योजना निर्माण का कार्य करती है। वो समस्त प्रस्ताव इस ग्राम सभा में लाए जाते हैं एक तरीके से। तो ये एक मोटा मोटा आंकलन करती है पूरी की पूरी ग्राम सभा में जो आवश्यकताएं जो जो हैं, उन आवश्यकताओं को, उन मुद्दों को उठाना इस ग्राम सभा में मोटे तौर पे किया जाता है। तो ये ग्राम सभा, आप लिखें ग्राम सभा को, लिखें ग्राम सभा अनुच्छेद 243 क है। 243 क लिखें इसमें। लिखें ग्राम पंचायत के समस्त पंजीकृत मतदाता ग्राम सभा में शामिल होते हैं। ग्राम पंचायत के समस्त पंजीकृत मतदाता ग्राम सभा में शामिल होते हैं। ग्राम सभा में शामिल होते हैं। शामिल होते हैं। फिर लिखें ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच, ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। 2 बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। फिर लिखें ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति, ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति 1/10 सदस्य, 1/10 सदस्य या 10% सदस्य निर्धारित है। एक ही बात है, 1/10 कह दें चाहे 10% कह दें, एक ही बात है। 1/10 सदस्य या 10% सदस्य निर्धारित है, निर्धारित है। लिखें अगली पंक्ति में, इन बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करता है। इन बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करता है। सरपंच की अनुपस्थिति में इन बैठकों की अध्यक्षता उपसरपंच करता है। सरपंच की अनुपस्थिति में इन बैठकों की अध्यक्षता उपसरपंच करता है। उपसरपंच करता है। तथा उसकी भी अनुपस्थिति की दशा में, तथा उसकी भी अनुपस्थिति की दशा में ग्राम सभा द्वारा इस हेतु मतलब इसकी अध्यक्षता करने के लिए उस दिन ग्राम सभा द्वारा इस हेतु निर्वाचित व्यक्ति उस बैठक की अध्यक्षता करता है। निर्वाचित व्यक्ति उस बैठक की अध्यक्षता करता है। अध्यक्षता करता है। ठीक है। फिर लिखें राजस्थान विधानसभा ने विधानसभा ने विधि बनाकर ग्राम सभा की निम्नलिखित 4 ग्राम सभा की वर्ष में
निम्नलिखित 4 बैठकों का निर्धारण कर दिया है। निम्नलिखित 4 बैठकों का निर्धारण कर दिया है और वो चारों बैठकें आप लिख लीजिए ऐसे कैसा। पहली 26 जनवरी, दूसरा 1 मई, तीसरा 15 अगस्त और चौथा 2 अक्टूबर। लिखें अगली पंक्ति में, लिखें ग्राम सभा ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं का निर्माण करती है। ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं का निर्माण करती है। आगामी अवधि में कार्य करने हेतु प्रस्ताव पारित करती है। आगामी अवधि में कार्य करने हेतु प्रस्ताव पारित करती है। पिछली अवधि में किए गए कार्य का मूल्यांकन करती है। पिछली अवधि में किए गए कार्य का मूल्यांकन करती है। मूल्यांकन करती है। ठीक है, ये ग्राम सभा हुई। आगे देखें, ग्राम सभा के बाद में देखते हैं पंचायतों के 3 स्तर। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 243 ख। 3 स्तर की बात इसमें की गई कि पंचायतों के 3 स्तर कौन कौन से होंगे, और पंचायतों के 3 स्तर बताए गए कि पहले स्तर पर ग्राम स्तर होगा और इस ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत होगी। कोई एक बड़ा गांव या फिर 2, 3, 4, 5 गांवों को मिला के एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। दूसरा खंड स्तर, ब्लॉक लेवल, और इसमें पंचायत समिति। तीसरे नंबर पे जिला परिषद, और जिला परिषद में जिला स्तर, और जिला स्तर पर जिला परिषद। इस तरीके से 3 स्तर होंगे और इन 3 स्तरों पर पंचायतें यही होंगी, ये संस्थाएं होंगी। लेकिन आर्टिकल 243 ख में ये बात तो कही गई, साथ में एक बात और विशेष तौर पे वो यहाँ पे उल्लेखित की गई और कहा यह गया कि जिन राज्यों की जनसंख्या, ऐसे राज्य जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख या उससे कम है, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, ऐसे राज्यों में ये मध्यवर्ती स्तर नहीं होगा। इन राज्यों में मध्यवर्ती स्तर का मतलब खंड स्तर, ये नहीं होगा। तो ऐसे राज्यों में जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां केवल 2 ही स्तर होंगे, ग्राम स्तर और जिला स्तर सीधा। ठीक है ना। तो ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां 2 ही स्तर हैं। ये विशेष तौर पे ध्यान रखें, ये इसमें प्रावधान कर दिया गया। तो लिखें आप पंचायतों के 3 स्तर। पंचायतों के 3 स्तर अनुच्छेद 243 ख। अनुच्छेद 243 ख लिखें। ग्राम स्तर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पंचायत समिति, और जिला स्तर जिला परिषद। तीनों लिख लीजिए। तीनों लिख लीजिए।
फिर नोट करके एक बात लिखें, नोट करके लिखें, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम है, उन राज्यों में पंचायतों का मध्यवर्ती स्तर नहीं होगा। पंचायतों का मध्यवर्ती स्तर क्या है, कोष्टक में लिख लीजिए, पंचायत समिति। पंचायतों का मध्यवर्ती स्तर कोष्टक में लिखे पंचायत समिति नहीं होगा, नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत खास बात है, ठीक है। ये कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम्स में। चलिए आगे हम पढ़ते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, और वो है पंचायतों की संरचना। आर्टिकल 243 गए, इसका गठन कहते हैं या संरचना कहते हैं, एक ही बात है। इसमें देखिए कुछ खास बातें हैं, कई बातें हैं, उन सब बातों को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात जो कही गई वो तो ये कही गई कि देखिए पंचायतों का संरचना संबंधी कोई भी विधि बनाने की शक्ति वो किसे प्राप्त होगी, राज्य विधानमंडल को प्राप्त होगी। राज्य विधानमंडल विधि बनाकर पंचायतों की संरचना संबंधी किसी भी प्रकार का निर्धारण कर सकता है, लेकिन ऐसी जो संरचना का निर्धारण ठीक वैसे ही होगा जैसे भाग 9 में कहा गया, मतलब भाग 9 से संगत होना चाहिए, भाग 9 का विरोधी नहीं हो सकता। राज्य विधानमंडल कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता जो भाग 9 का उल्लंघन करती है, संविधान के विरुद्ध नहीं हो सकती। उसके अधीन रह के, उसके अनुकूल रहते हुए, उससे संगत रहते हुए राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना संबंधी प्रावधान कर सकती है, एक बात। दूसरा कहा गया कि पंचायत का मतलब ध्यान रखना, पंचायत का मतलब तीनों स्तर होते हैं। ग्राम पंचायत भी पंचायत है, पंचायत समिति भी पंचायत है, और जिला परिषद भी पंचायत है। पंचायत का मतलब ही तीनों आ गई इसमें शामिल। इसमें कहा गया कि पंचायतें होंगी, उनका जो चुनाव होगा वो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पे उनमें सीटों का आवंटन किया जाएगा। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पे चुनाव होंगे। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व कहा गया, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व का सीधा सीधा मतलब क्या है, क्षेत्र के आधार पे बांटे जाएंगे क्षेत्र, चुनावी क्षेत्र, और उनसे जो वोटिंग उनमें होगी तो निर्वाचन क्षेत्र कैसा होगा, वो प्रादेशिक होगा, ठीक है ना। तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पे चुनाव होगा। फिर क्या कहा गया, ये जो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व किया जाएगा ये समान जनसंख्या के आधार पे किया जाएगा, कि पूरे राज्य में वो जो परिसीमन किया जा रहा है वो लगभग समान जनसंख्या के आधार पे हो, उस ग्राम पंचायत में भी और बाकी के और में भी वो सभी समान जनसंख्या के आधार पर ये प्रादेशिक प्रतिनिधित्व होगा। मतलब ये कि मान लीजिए ग्राम पंचायत अलॉट की जा रही है, एक ग्राम पंचायत है तो दूसरी ग्राम पंचायत की जनसंख्या भी मोटे मोटे तौर पे लगभग एक जैसी सी हो। एक ये सामान्य सा सिद्धांत, जैसे लोकसभा में है ना कि सभी सीटों पे बराबर सी जनसंख्या हो, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी है। ये एक वार्ड की जनसंख्या दूसरे वार्ड की जनसंख्या की लगभग बराबर सी होनी चाहिए, उनमें लगभग बराबर जनसंख्या के रूप में उन्हें वितरित किया जाए। फिर ये कहा गया कि चुनाव जो होंगे वो पंचायतों के जो सदस्यों के चुनाव होंगे, अब पंचायत का मतलब तीनों आ गए, तो सदस्यों के जो चुनाव होंगे वो कैसे होंगे, प्रत्यक्ष होंगे। तो सदस्य, पंचायतों के सदस्यों के चुनाव प्रत्यक्ष है का मतलब ग्राम पंचायत के सदस्य के चुनाव भी प्रत्यक्ष होंगे, पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव भी प्रत्यक्ष होंगे, और जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव भी प्रत्यक्ष होंगे। ये प्रत्यक्ष चुनाव हुए। प्रत्यक्ष का मतलब ये चुनाव जनता द्वारा किए जाएंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। 18 साल या उससे अधिक आयु का व्यक्ति वोटिंग कर सकता है, और इस बेस पे इनके चुनाव किए जाएंगे गुप्त मतदान के आधार पे। और जो
प्रणाली होगी वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होगी। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से इनका चुनाव किया जाएगा। तो सदस्यों के चुनाव कैसे हुए? प्रत्यक्ष हुए। ये ध्यान रखें आप, सदस्यों के चुनाव होंगे वो प्रत्यक्ष होंगे। फिर ये कहा गया कि अध्यक्ष के चुनाव कैसे होंगे? तो अध्यक्ष के लिए कहा गया कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव तो कैसे होंगे? वो अलग तरीके से होंगे। और पंचायत समिति और जिला परिषद, इसके अध्यक्ष के चुनाव वो अलग तरीके से होंगे। दोनों को समझ लीजिए आप। आपको ऐसे लगता है कि संविधान में यह कहा गया आर्टिकल 243 ग में कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव, ग्राम पंचायत अध्यक्ष सरपंच होता है, कि उसके चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होंगे, जबकि ऐसा नहीं कहा गया। यहां यह कहा गया ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव होंगे जैसा विधानमंडल तय करे, जैसा विधानमंडल विधि द्वारा तय करेगा, ठीक वैसे होंगे। यह अलग बात है कि भारत के अधिकांशतः राज्यों में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष चुनाव उन राज्यों के विधानमंडल ने विधि बनाकर प्रत्यक्ष निर्वाचन तय कर रखा है। लेकिन यदि मान लीजिए कोई राज्य वो विधि बनाकर ये तय कर दे कि सरपंच के चुनाव अप्रत्यक्ष होंगे, तो वो ठीक ही है, हो सकता है प्रत्यक्ष, कहाँ दिक्कत है। इसका मतलब यह है कि सरपंच के चुनाव पूरे देश भर में प्रत्यक्ष हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये खास बात ध्यान रखनी है आपको। राजस्थान विधानमंडल ने भी मान लीजिए विधि बनाकर, अभी तक तो प्रत्यक्ष कर रखा है, लेकिन मान लीजिए आगे विधि बनाकर यह तय कर दे कि सरपंच के चुनाव अप्रत्यक्ष होंगे, तो अप्रत्यक्ष हो जाएंगे, कहाँ दिक्कत है। संविधान में प्रत्यक्ष लिखा हुआ होता तो उसको कोई चेंज, वो प्रत्यक्ष ही होता। फिर विधानमंडल के पास पावर ही नहीं थे कि वह प्रत्यक्ष कर दे उसको। लेकिन इसमें यहाँ ये कहा गया जैसा विधानमंडल विधि बनाकर तय करेगा। तो राजस्थान में ये प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है, किसी राज्य में अप्रत्यक्ष हो, तो वहाँ अप्रत्यक्ष रूप से होते होंगे। पंचायत समिति और जिला परिषद के अध्यक्ष के चुनाव कैसे होंगे? ये उसमें कहा गया ये अप्रत्यक्ष होंगे। इसका मतलब ये तो अप्रत्यक्ष ही होंगे। राज्य विधानमंडल इस बारे में कुछ तय कर ही नहीं सकता। सीधे सीधे तौर पे कह दिया गया कि ये चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होंगे, तो ये अप्रत्यक्ष ही होंगे। इसका मतलब संविधान भाग 9 में पंचायती राज से रिलेटेड जो आर्टिकल, जो प्रावधान हैं, उन प्रावधानों में कुछ प्रावधान तो ऐसे हैं जो कि सभी राज्यों में सेम है। संविधान में यदि वो कह दिया गया तो वो तो सभी राज्यों में सेम होंगे। और यदि किसी प्रावधान के बारे में संविधान में ये कह दिया गया कि इस बारे में विधानमंडल विधि बनाकर तय करेगा, तो इसका मतलब है वहाँ पे अलग अलग राज्यों में वो प्रावधान अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव क्या होंगे? अध्यक्ष के चुनाव अप्रत्यक्ष होंगे। इसी तरीके से उपाध्यक्ष के चुनाव जो होंगे, वो उपाध्यक्ष के लिए कहा गया ये सारे, चाहे तीनों ही हैं, ग्राम पंचायत है, चाहे पंचायत समिति है, चाहे जिला परिषद है, तीनों के ही चुनाव अप्रत्यक्ष होंगे। ये इसमें कह दिया गया। ठीक है। इसके अलावा गठन में एक बात और इसमें कही गई कि सदस्य संख्या कितनी होगी, वो तो इसी में आ गया ना, विधानमंडल विधि बनाकर तय करेगा। संरचना के बारे में कितने क्या सदस्य होंगे, क्या होंगे, वो तो विधानमंडल के पास पावर है। संविधान में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। इसमें एक बात इसमें ये और कही गई थी कि मध्यवर्ती जो स्तर होगा, मतलब ये कि पंचायत समिति जो होगी, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष उन्हें पंचायत समिति का सदस्य बनाया जा सकता है। ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष सरपंच हैं उन्हें पंचायत समिति के सदस्य बनाए जा सकते हैं। सकते हैं का मतलब जरूरी नहीं कि प्रत्येक राज्य में ऐसा हो। किसी राज्य के विधानमंडल ने यदि वहां पे पदेन सदस्य कहते हैं उन्हें, निर्वाचित सदस्य पंचायत समिति के अलग होते हैं, उनके तो चुनाव होते हैं, लेकिन पदेन सदस्य भी होते हैं, पदेन सदस्य भी बनाए जा सकते हैं। यहाँ पदेन सदस्य की बात है, तो पदेन सदस्य बनाए जा सकते हैं। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को, जितने अध्यक्ष होंगे, जैसे एक पंचायत समिति, उस पंचायत समिति में जितने भी ग्राम पंचायतें हैं उनके अध्यक्ष मतलब सरपंचों को उस ग्राम पंचायत समिति के पदेन सदस्य बनाया जा सकता है। इसी तरीके से पंचायत समिति के जो अध्यक्ष होंगे मतलब प्रधान,
उस पंचायत समिति के अध्यक्ष को उस जिले में जितनी भी पंचायत समिति है उसकी जिला परिषद का पदेन सदस्य बनाया जा सकता है। बनाए जा सकते हैं का मतलब जरूरी नहीं कि बनाए जाएं, बनाया जा सकता है। ठीक है। फिर देखिए इसके अलावा ये कहा गया है कि विधानमंडल विधि बनाकर लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों को मतलब सांसदों को और एमएलएज को, लोकसभा के सदस्य एमपी और विधानसभा के सदस्य एमएलए, इन सदस्यों को उस क्षेत्र के मध्यवर्ती और जिला स्तर मतलब पंचायत समिति और जिला स्तर, जिला परिषद, पंचायत समिति और जिला परिषद, उसका मनोनीत सदस्य बनाया जा सकता है। ये ध्यान रखें आप। लेकिन कहां का बनाया जाएगा? तो कोई एमएलए मान लीजिए किसी जिस क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है उस क्षेत्र की पंचायत समिति और जिला परिषद का सदस्य उसे बनाया जा सकता है। कोई एमपी जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है चाहे आंशिक रूप से या पूर्णतः, उस क्षेत्र की जिला परिषद और पंचायत समिति का उसे सदस्य बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए सीकर जिले से एमपी है, वो सीकर जिले की जिला परिषद के सदस्य बनाए जा सकते हैं अगर राज्य विधानमंडल ऐसा चाहे तो। ठीक है। अगर राज्य विधानमंडल ऐसा प्रावधान करती है तो। राजस्थान में तो ऐसा प्रावधान है तो वो तो होते ही हैं जिला परिषद के सदस्य। इसी तरीके से पंचायत समिति का सदस्य भी बनाया जा सकता है एमएलए को और एमपी को। ठीक है। फिर देखें आप, बात करें हम अगर राज्यसभा और विधान परिषद की, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों को, इनको भी पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य बनाया जा सकता है। लेकिन ये कौन से क्षेत्र के पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य होंगे? जिस पंचायत समिति और जिला परिषद के निर्वाचक नामावली में, निर्वाचक सूची में, निर्वाचन सूची में उनका नाम हो वोटर्स के रूप में वहां पे। क्योंकि देखिए राज्यसभा के सदस्य किसी क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करते। जैसे राजस्थान से 10 सदस्य हैं राज्यसभा में, तो राजस्थान से 10 सदस्य वो पूरे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो किसी एक राजस्थान में इस क्षेत्र का ये है, इस क्षेत्र का ये तो करते नहीं है। तो वो कौन सी जिला परिषद का सदस्य होगा या कौन सी पंचायत समिति का सदस्य होगा पदेन सदस्य, ये इस बात से तय होगा कि वो रहने वाला कहाँ का है। जहाँ का वो वोटर होगा, मतदाता होगा, उस क्षेत्र के जिला परिषद या पंचायत समिति का वो सदस्य होगा। फिर ऐसा भी है कि राज्यसभा में तो जैसे मान लीजिए राजस्थान की राज्यसभा के 10 सदस्य हैं तो जरूरी नहीं कि राजस्थान का निवासी है, कोई दूसरी जगह का व्यक्ति भी तो राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। तो फिर ऐसी स्थिति में वो जहाँ का वोटर है वहाँ की जिला परिषद या पंचायत समिति का पदेन सदस्य उसे बनाया जा सकता है। तो ये तो है प्रतिनिधित्व के आधार पे जहाँ का वो प्रतिनिधित्व करेगा, और ये है जहाँ का वो मतदाता होगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है। ऐसा किया जा सकता है, ऐसे प्रावधान किए जा सकते हैं। ये उसकी संरचना पंचायतों की इस तरीके से की जा सकती है। वापस एक बार समझ लीजिए पंचायतों की संरचना कैसे होगी कि विधानमंडल विधि बनाकर पंचायतों की संरचना संबंधी प्रावधान कर सकता है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव होंगे। समान जनसंख्या के आधार पर वार्डों का और पंचायतों का वितरण किया जाएगा, बनाया जाएगा उनको। फिर प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य इस तरीके से चुने जाएंगे। वो तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व है तो वैसे है ही। सदस्यों के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होंगे जनता द्वारा सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान से। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से। अध्यक्ष का चुनाव है तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव जैसा विधानमंडल विधि बनाकर तय करेगा। और पंचायत समिति और जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। उपाध्यक्ष में तीनों स्तर के उपाध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। पदेन सदस्यों का प्रावधान भी विधानमंडल विधि बनाकर कर सकता है। ग्राम पंचायत के अध्यक्षों को पंचायत समिति के पदेन सदस्य बनाए जा सकते हैं। पंचायत समिति के अध्यक्षों को जिला परिषद के पदेन सदस्य बनाए जा सकते हैं। लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों को उन क्षेत्रों की पंचायत समिति और जिला परिषद के पदेन सदस्य बनाए जा सकते हैं जिन क्षेत्रों का वो पूर्णतः या अंशतः प्रतिनिधित्व करते हैं। और राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों को उन क्षेत्रों की जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्य बनाए जा सकते हैं जहां जिस क्षेत्र के वो मतदाता हैं, जिन क्षेत्रों के वो रहने वाले हैं। ठीक है। लिखें आप, पंचायतों की संरचना अनुच्छेद 243 गैप। पंचायतों की संरचना अनुच्छेद 243
गए। लिखें। लिखें इसमें, राज्य विधानमंडल विधि बनाकर, राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना संबंधी प्रावधानों का निर्धारण, पंचायतों की संरचना संबंधी प्रावधानों का निर्धारण कर सकता है, कर सकता है। फिर लिखें अगली पंक्ति में, लिखें पंचायतों के सदस्यों का निर्वाचन, पंचायतों के सदस्यों का निर्वाचन प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन से किया जाता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन से किया जाता है। सदस्य की बात कर रहे हैं हम, प्रत्यक्ष निर्वाचन से किया जाता है। लिखें अगली पंक्ति में, पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण, पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण समान जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, समान जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, किया जाता है। फिर लिखें अगली पंक्ति में, पंचायतों के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, पंचायतों के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। फिर लिखें अगली पंक्ति में, ऐसा निर्वाचन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ऐसा निर्वाचन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से होता है। फिर लिखें अगली पंक्ति में, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन उस रीति से होता है जैसा राज्य विधानमंडल विधि द्वारा निर्धारित करे। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन उस रीति से होता है जैसा राज्य विधानमंडल विधि द्वारा निर्धारित करे। जैसा राज्य विधानमंडल विधि द्वारा निर्धारित करे। फिर लिखे, पंचायत समिति और जिला परिषद के अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। पंचायत समिति और जिला परिषद के अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब पंचायत समिति के सदस्य अपने में से ही एक सदस्य को प्रधान के रूप में चुन लेते हैं और जिला परिषद के सदस्य अपने में से ही किसी एक सदस्य को जिला प्रमुख के रूप में चुन लेते हैं। यह अप्रत्यक्ष रूप से हुआ।
अप्रत्यक्ष रूप से होता है। फिर लिखें अगली पंक्ति में, पंचायतों में उपाध्यक्ष का निर्वाचन, पंचायतों में उपाध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है। पंचायतों में उपाध्यक्ष का निर्वाचन, उपाध्यक्ष तीनों स्तर की बात है। उपाध्यक्ष का एक कोष्टक में लिख लीजिए, तीनों स्तर का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है। फिर लिखें अगली पंक्ति में, लिखें, लिख लीजिए पदेन सदस्य। पदेन सदस्य लिख लीजिए, विधानमंडल विधि द्वारा पदेन सदस्यों का प्रावधान कर सकती है। विधानमंडल विधि द्वारा पदेन सदस्यों का प्रावधान कर सकती है, मतलब हो ऐसा जरूरी नहीं है, पदेन सदस्यों का प्रावधान कर सकती हैं। लिखिए अगली पंक्ति में, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को, ग्राम पंचायत के अध्यक्षों को, अध्यक्षों का कोष्टक लिख लीजिए सरपंच, ग्राम पंचायत के अध्यक्षों को, ग्राम पंचायतों के अध्यक्षों को पंचायत समिति का पदेन सदस्य बनाया जा सकता है। पंचायत समिति का पदेन सदस्य बनाया जा सकता है। पंचायत समिति का पदेन सदस्य बनाया जा सकता है। फिर लिखें अगली पंक्ति में, पंचायत समितियों के अध्यक्षों को, पंचायत समितियों के अध्यक्षों को, पंचायत समितियों के अध्यक्षों को, पंचायत समितियों के अध्यक्षों लिखा ना, उसका एक कोष्टक में प्रधान लिख लीजिए, अध्यक्षों को जिला परिषद के पदेन सदस्य बनाया जा सकता है। जिला परिषद का पदेन सदस्य बनाया जा सकता है। जिला परिषद का पदेन सदस्य बनाया जा सकता है। फिर लिखें अगली पंक्ति में, लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्यों को, लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्यों को उन पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों का पदेन सदस्य बनाया जा सकता है। उन पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों का सदस्य बनाया जा सकता है जहां का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां का वे प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर लिखें अगली पंक्ति में, राज्यसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों को राज्यसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों को उन क्षेत्रों की पंचायत समिति तथा जिला परिषद के, उन क्षेत्रों की पंचायत समिति तथा जिला परिषद का पदेन सदस्य बनाया जा सकता है। उन क्षेत्रों की पंचायत समिति तथा जिला परिषद का सदस्य बनाया जा सकता है जिन क्षेत्रों के वो मतदाता हैं, जिन क्षेत्रों के वो मतदाता हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने आज पंचायती राज से रिलेटेड आर्टिकल्स की बात की, आर्टिकल्स के पूरे सेट की बात की और उनमें से 3 आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा। आर्टिकल 243 क ग्राम सभा, ख 3 स्तर और ग उसकी संरचना। आगे हम कुछ और आर्टिकल्स की बातें कल की क्लास में करेंगे, कल कुछ और प्रावधानों के बारे में बात करेंगे। तब तक उम्मीद मैं ये करता हूँ कि आप सारे के सारे इन आर्टिकल्स, पंचायती राज से रिलेटेड 16 आर्टिकल्स को याद कर लेंगे। अपने कमेंट लिखकर इस कमेंट बॉक्स में इस बारे में ज़रूर बताएं कि आपको ये आर्टिकल्स याद हो रहे हैं या इसमें किसी प्रकार की परेशानी हो रही है। कमेंट ज़रूर करें
ताकि मैं जान सकूं इस बारे में कि मुझे आगे और आपको किस तरीके से क्या पढ़ाना है। आपके कमेंट के माध्यम से मैं अपनी पढ़ाने की उस दिशा को थोड़ा सा तय कर पाऊँगा। तो अपनी जिम्मेदारी को भी थोड़ा सा समझें, पढ़ते रहें लगातार। कल फिर हम इस कक्षा में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।